हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, यानी राइट टू फ्रीडम के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 19 से लेकर 22, यानी इसमें कहा गया है कि स्वतंत्रता का जो वर्णन है, यानी संविधान के अंदर स्वतंत्रता की जो अवधारणा का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 हमें बताता है कि अनुच्छेद 20, 21, 22 ये हमें कॉन्सेप्ट बताता है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, यानी व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, इसमें ये बताता है। और व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से क्या होगा? देश का विकास हो सकता है। यानी जो स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट है वो व्यक्ति के साथ साथ देश के विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारे अनुच्छेद 19 में पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई थी। कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई थी? 7 प्रकार की स्वतंत्रता मिली गई थी, जिसमें से हमने संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया। किसको निकाल दिया? संपत्ति के अधिकार को निकालकर उसे कहाँ रख दिया? एक कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया उसे? एक कानूनी अधिकार। ठीक है, पहले हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई थी? 7 प्रकार की, जिसमें से हमने संपत्ति के अधिकार को निकाला और उसे कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है, किसके तहत? 301 के तहत। किसके तहत? 301 के तहत हमने संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया। तो अब हमें अनुच्छेद 19 में 7 नहीं 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है, जिसमें से हमें संपत्ति के अधिकार को तो हटा दिया, जो कि कानूनी अधिकार बन गया। तो अब हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है? 6 प्रकार की। हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। 19 के फर्स्ट में, यानी 19A में क्या कहा गया है? भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस में कहा गया है कि सभी नागरिकों को भाषण व अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, यानी सभी नागरिकों को अपने विचार प्रकट करने की, भाषण देने की स्वतंत्रता मिली हुई है। ये हमें अनुच्छेद 19A बताता है। लेकिन इसमें जो शब्द जुड़ा है अभिव्यक्त, ये किस लिए जुड़ा है? क्योंकि इसलिए जुड़ा है कि जो हम अपने भाषण देंगे वो किसी भी द्वारा माध्यम से हम उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्त यानी किसी भी द्वारा उसे हम अपने भाषण को, विचारों को उसको लिखकर प्रकट कर सकते हैं दूसरों के साथ, उसे पेंटिंग के थ्रू प्रकट कर सकते हैं, उसे कार्टून के थ्रू प्रकट, यानी किसी भी माध्यम से हम अपने विचारों को और अपने भाषण को अभिव्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमें कौन बताता है? अनुच्छेद 19 बताता है ए। अब हम बात कर लेते हैं सूचना के अधिकार की। आप कह रहे होंगे कि मैंने सूचना का अधिकार कहाँ से आ गया स्वतंत्रता के अधिकार में? यानी सूचना का अधिकार इसमें आ गया है कि सूचना का जो अधिकार है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश जारी किया था कि सूचना का अधिकार भी अभिव्यक्त का ही पार्ट है, यानी अनुच्छेद 19A का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने विचार तभी व्यक्त कर सकता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से व्यक्त कर रहा हो, लेकिन वो तब व्यक्त कर सकता है जब उसे किसी भी प्रकार की सूचना मिली हो। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो अब सूचना का अधिकार है, RTI है, वो किसका पार्ट है? वो अभिव्यक्त का, यानी अनुच्छेद 19A का ही पार्ट है, जो कि कब लागू किया गया था? 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 12 अक्टूबर 2005 को। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सूचना का जो अधिकार है वो अभिव्यक्त का ही पार्ट है, हाँ, जिसको हम कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगला जो पॉइंट है प्रेस की स्वतंत्रता। आपको ध्यान देखना है कि कई बार पेपर में पूछा जाता है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो कौन से अधिकार में आती है? तो वो अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19A के भाग में आती है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 19B। अनुच्छेद 19B में क्या कहा गया है? शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता, जिसे हम कहते हैं फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स। यानी हम सम्मेलन बना सकते हैं, व्यक्ति सम्मेलन बना सकता है, लेकिन इसमें शर्त रखी गई है शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के। ठीक है, हम सम्मेलन तो बना सकते हैं लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से और बिना किसी हथियार के हम क्या कर सकते हैं? सम्मेलन बना सकते हैं। ये अनुच्छेद हमें बताता है अनुच्छेद 19B। अनुच्छेद 19C क्या बताता है? संघ तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, यानी व्यक्ति अपना किसी भी प्रकार का संगठन बना सकता है। ठीक है, उस संगठन को बना भी सकता है, उस संगठन को त्याग भी सकता है। ये अनुच्छेद कौन कहता है? अनुच्छेद 19C कहता है कि व्यक्ति किसी भी प्रकार का संगठन बना सकता है। उसके बाद अनुच्छेद D में क्या कहा गया है? चलने फिरने की स्वतंत्रता, यानी आवागमन की स्वतंत्रता, जिसे हम कहते हैं फ्रीडम टू मूव फ्रीली, यानी हम देश के किसी भी भाग में जा सकते हैं, आ सकते हैं। ये हमें देश के किसी भी भाग में, ये हमें कौन आज़ादी देता है? ये हमें अनुच्छेद 19D बताता है कि हम देश के किसी भी भाग में आ सकते हैं, देश के किसी भाग में जा सकते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं निवास करने व बसने की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम टू मूव फ्रीली। यानी इसमें कहा गया है कि व्यक्ति किसी भी जगह पर जाकर निवास कर सकता है, बस सकता है, रह सकता है। इसकी आज़ादी हमें 19E देता है। अब 19G क्या कहता है? आप कह रहे होंगे 19E के बाद G कहाँ से आ गया? E के बाद तो F आता है, क्योंकि जो 19F है उसी में ही संपत्ति का अधिकार था, जो हमने हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया 301 के तहत। तो 19G क्या कहता है? कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का व्यापार कर सकता है। इसकी आज़ादी हमें 19G देता है। और यहाँ पर विशेष बात क्या है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के लिए बाध्य नहीं करेगा किसी भी तरह का विशेष व्यापार करने की, यानी सरकार किसी भी व्यक्ति को बाध्य यानी मजबूर नहीं कर सकती किसी विशेष तरीके के व्यापार के लिए। यहाँ पर ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, 19G में कहा गया है ये। इसके बाद जो 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता थी वो तो यही खत्म होती है, एक बार दोहरा लेते हैं। जैसे 19A क्या है? भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19B क्या है? शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन की स्वतंत्रता। 19C क्या कहता है? संघ तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19D क्या कहता है? चलने फिरने की आज़ादी। 19E क्या कहता है? निवास करने की स्वतंत्रता। और 19G क्या कहता है? व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद क्या है? 20 में क्या कहा गया? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। बेसिकली जो अनुच्छेद 20 है, ये वाला जो अधिकार है ये भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। ये एक ऐसा अधिकार है जिसके मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। मौलिक अधिकार के पार्ट 1 में ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशी को भी प्राप्त है, तो जरूर उस वीडियो को वॉच करिएगा, मौलिक अधिकार का पार्ट 1। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 जो है दोनों को प्राप्त है। अब इसमें क्या कहा गया है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी अपराधी व्यक्ति के, जो व्यक्ति को अपराध कर देता है उसके क्या क्या राइट्स होने चाहिए, ये हमें अनुच्छेद 20 बताता है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे कानून के तहत दंड नहीं दिया जा सकता जो कानून उस वक्त लागू नहीं था। यानी किसी व्यक्ति ने आज क्राइम किया है तो आज के कानून के तहत उसे क्या सजा मिलनी चाहिए, ये बताया जाता है अनुच्छेद 20 में। ये नहीं कि आज उसने क्राइम किया आप उसे सजा दे रहे हो पिछले वाले कानून के तहत। जैसे आज उसने क्राइम किया 10 जून को, इस वक्त का जो कानून कहता है कि कोई व्यक्ति अगर क्राइम करता है उसे 6 साल की सज़ा मिलेगी, लेकिन आप उसे दे रहे हो पिछले वाले कानून के तहत, यानी 10 जून 2020 के तहत आप उसे सज़ा मिल रही। उस वक्त का कानून कहता है कि 7 साल की सज़ा होगी। नहीं, जिस समय व्यक्ति ने अपराध किया है उस वक्त का जो कानून होता है उसी के तहत सज़ा मिलती है। ये हमें कौन बताता है? अनुच्छेद 20 बताता है। अनुच्छेद 20 में दूसरा पॉइंट क्या है? किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी। ये नहीं कि आप किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया उसे एक से ज़्यादा सज़ा दे रहे हो, नहीं, एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी सिर्फ। और तीसरा पॉइंट क्या बताता है? किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी आप खुद के विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते, ऐसे आपको मजबूर नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 20 बताता है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य, यानी अपने खिलाफ गवाही देने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जाएगा। ये भी हमें कौन बताता है? अनुच्छेद 20 बताता है। अब पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 21 क्या कहता है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 को हमने बेसिकली 2 भागों में बांटा है, एक अनुच्छेद 21 है और एक अनुच्छेद 21A है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जीवन का अधिकार, ठीक है, जिसे हम कहते हैं राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। और अनुच्छेद 21A क्या कहता है? मुफ्त शिक्षा का प्रावधान इसमें रखा गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या कहा गया? व्यक्ति के पास जीवन जीने का अधिकार है, व्यक्ति के पास जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन विद डिग्निटी के साथ, यानी गरिमा के साथ। अगर व्यक्ति को शुद्ध पानी मिलता है, शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध पर्यावरण, यानी व्यक्ति के पास जीवन का अधिकार है। अगर सरकार हमें शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध पर्यावरण नहीं दे पा रही है तो हमारे पास क्या जीवन का अधिकार है? हमारे पास जीवन का अधिकार नहीं है। तो यही कॉन्सेप्ट हमें कौन बताता है? अनुच्छेद 21 बताता है, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या करा? जैसे मैंने पर्यावरण की बात करी, हमें शुद्ध पर्यावरण मिलना चाहिए, तो अनुच्छेद 21 को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या करा? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लागू किया। ये जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण था पर्यावरण से संबंधित था, और ये कब लागू किया गया? 2010 में हमने लागू किया। पर्यावरण को देखते हुए कि पर्यावरण में हमें क्या क्या सुधार करने चाहिए, कैसे एक देश को दूसरे देश से उन्होंने क्या करा? सम्मेलन करे पर्यावरण से संबंधित। तो उसको ध्यान में रखते हुए, अनुच्छेद 21 को ध्यान में रखते हुए हमने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बनाया जो कि पर्यावरण से संबंधित था, जिसका मतलब है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 2010 में इसे हमने क्या करा? लागू किया था, ठीक है। जो अनुच्छेद 21A है, आपने यहाँ पे ध्यान देखा होगा कि जो अनुच्छेद 21 का ए जो मैंने लिखा है, अनुच्छेद 21 का, वो कैपिटल ए लिखा है, स्मॉल ए नहीं लिखा। यानी कैपिटल ए क्या शो करता है कि ये जो अधिकार है बाद में जोड़ा गया, यानी ये अधिकार बाद में जोड़ा गया,
ठीक है, ये अधिकार जो है बाद में जोड़ा गया। ये हमारा जो कैपिटल ए है यही शो करता है कि जो अधिकार है बाद में जोड़ा, पहले नहीं था। ठीक है, तो अनुच्छेद 21A क्या कहता है, राज्य 6 से 14 वर्ष। यहाँ पर राज्य का मतलब किससे है, यहाँ पर राज्य का मतलब है बेसिकली सरकार से। जैसे मैं बताता हूँ कि राज्य 6 साल से लेकर 14 साल तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, यानी जितने भी बच्चे होंगे 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, यानी उन्हें कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो रखा गया। ठीक है, जो अनुच्छेद 21 था वो बेसिकली कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। यानी हमने अपने संविधान के अंदर 86वां संविधान संशोधन किया। संशोधन का मतलब है कुछ चेंज किया 2002 के तहत, और हमने इस वाले कानून को यानी अनुच्छेद 21A को, जिसमें शिक्षा का अधिकार है, उसको हमने 2009 में तो पारित किया और 2010 में से क्या कर दिया, लागू। यानी 2010 से लेकर अब तक ये जो कानून है चलता आ रहा है कि राज्य 21A के तहत 6 साल से लेकर 14 साल तक बच्चों की क्या करेगी, मुफ्त शिक्षा देगी व अनिवार्य शिक्षा देगी। अब हम बात कर लेते हैं इस पॉइंट की, यानी राष्ट्रपति संकट काल के दौरान अनुच्छेद 352, यानी जब राष्ट्रपति, जब देश के अंदर संकट काल लग जाता है यानी आपातकाल लग जाता है, तो हमारे पास कौन कौन से मौलिक अधिकार होंगे, तो कौन कौन से होंगे, एक तो अनुच्छेद 20 में जो दिए गए हैं और एक अनुच्छेद 21 में जो दिए गए हैं, वही वाले हमारे पास अधिकार होंगे। बाकी सारे अधिकार निलंबित कर लिए जाएंगे। यानी देश के अंदर जब भी आपातकाल की स्थिति हो जाती है, कब होती है, जब देश के अंदर युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस समय हमारे पास जो अनुच्छेद 20 में और जो अनुच्छेद 21 में जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं, सिर्फ वही अधिकार व्यक्ति को मिलते हैं, बाकी सारे अधिकार हमसे छीन लिए जाते हैं, यानी निलंबित कर लिए जाते हैं। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, यानी जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हो उसके पास क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या अधिकार होंगे, ये बेसिकली अनुच्छेद हमें 22 बताता है। तो इसमें क्या कहा गया, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। यानी जिस भी व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। लेकिन जो 24 घंटे की जो समय सीमा रखी गई है, इसमें आने और जाने की समय सीमा को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट क्या कहता है, गिरफ्तारी के कारण बताना पड़ेगा, यानी किस अपराध के लिए आपने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, ये भी उसको बताना पड़ेगा। तीसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने बचाव के लिए वो अपने मनपसंद लीगल एक्सपर्ट की सहायता ले सकता है। लीगल एक्सपर्ट यानी अपने मनपसंद वकील की सहायता ले सकता है वो अपने बचाव के लिए। तो ये बेसिकली अनुच्छेद जो 22 में दिए गए, ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जो गिरफ्तारी व्यक्ति को मिले हुए हैं। अगला जो पॉइंट है अनुच्छेद 22 में क्या कहता है कि जो अनुच्छेद 22 है उसका जो सेक्शन है 3, 4, 5, 6, इसमें निवारक निरोधक अधिनियम लाया गया है। निवारक निरोधक अधिनियम यानी प्रिटेंटिव डिटेक्शन एक्ट है अनुच्छेद 22 के सेक्शन यानी खंड 3, 4, 5, 6। इसमें क्या गया है कि जिस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है उसको अपराध करने से पहले ही क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार। अगर राज्य को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति देश के अंदर अराजकता फैला रहा है और अराजकता फैला रहा है और देश के अंदर अराजकता फैलाकर क्या कर रहा है, देश को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या कर लिया जाता है, अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। बेसिकली उस व्यक्ति को अपराध करने से रोका जाता है। लेकिन इसमें निवारक निरोध अधिनियम में उसको दंड नहीं दिया जाता, उसको दंड नहीं दिया जा सकता। आप उसे 3 दिन तक, वो 3 महीने तक कस्टडी में रख सकते हो। तो कस्टडी यानी हवालात, ठीक है, जेल में रख सकते हो, 3 महीने तक आप रख सकते हो, लेकिन उसे किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात ये हो गया कि 3 महीने तक तो आप रख सकते हो उसको, लेकिन उसको 3 महीने तक ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन किसकी सलाह पर, एडवाइजरी बोर्ड की सलाह पर आपको उसको 3 महीने से ज़्यादा की से भी कस्टडी में रख सकते हो। लेकिन उसकी जो समय सीमा है बेसिकली वो 3 महीने की है। अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा रखना है तो उसको एडवाइजरी बोर्ड की आपको सलाह लेनी पड़ेगी। तो इसमें जो सेक्शन अनुच्छेद 22 का जो सेक्शन है 3, 4, 5, 6 बेसिकली यही बताता है कि गिरफ्तार किसी व्यक्ति को आप अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार करा सकते हो। अगर देश में कोई व्यक्ति अराजकता फैला रहा है, देश को किसी भी प्रकार की हानि पहुँचा रहा है, तो राज्य ऐसा कदम उठा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि निवारक निरोध से संबंधित अधिकार कौन बनाता है, यानी निवारक निरोध से संबंधित जो अधिकार बनते हैं वो कौन कौन बनाता है। एक तो निवारक निरोध से संबंधित अधिकार संसद बनाती है और एक बनाती है राज्य की विधानमंडल। ये दोनों मिलकर ही क्या बनाती है, निवारक निरोध से संबंधित अधिकार बनाती हैं। अब बात कर ले कि संसद के पास निवारक निरोध से संबंधित कौन कौन से विषय हैं। तो संसद के पास है रक्षा, देश की सुरक्षा और विदेशी मामला। यानी जब भी रक्षा की बात आएगी, देश की सुरक्षा
की बात आएगी और विदेशी मामलों की बात आएगी, निवारक निरोध से संबंधित, तो वो कानून बनाएगी संसद। लेकिन राज्य के विधानमंडल के पास कौन कौन से विषय हैं निवारक निरोध से संबंधित? एक तो आवश्यक वस्तु की पूर्ति, एक सार्वजनिक व्यवस्था और एक राज्य की सुरक्षा। यानी आवश्यक वस्तु की पूर्ति की बात आएगी जब सार्वजनिक व्यवस्था की बात आएगी और राज्य की सुरक्षा की बात आएगी, तब कानून कौन बनाएगी? राज्य की विधानमंडल। लेकिन यहाँ पर राज्य की विधानमंडल के साथ साथ इन विषयों पर कानून संसद भी बना सकती है। कौन बना सकती है? संसद भी बना सकती है। कि ये जो विषय हैं आवश्यक वस्तु की पूर्ति, सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, इस पर दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। लेकिन जो संसद के जो विषय हैं जैसे रक्षा, देश की सुरक्षा, विदेशी मामले, इस पर सिर्फ संसद ही कानून बनाएगी। ये निवारक निरोध से संबंधित में बताया गया है। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार का जो कॉन्सेप्ट था तो यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव ज़्यादा से ज़्यादा इस नॉलेज को ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिल सके। और अगर आपने हमारे मौलिक अधिकार का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।